हेलो स्टूडेंट्स, आई एम डॉक्टर नीलम शर्मा। नमस्कार। और आप लोग कैसे हैं? है ना, आशा करती हूँ कि आप लोग अच्छे ही होंगे। तो स्टूडेंट्स, आज हम शैक्षिक प्रशासन पढ़ेंगे, एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन, और PYQ के क्वेश्चंस भी करेंगे। तो टेररिज्म पढ़ते हैं आज हम। टेररिज्म क्या है? टेररिज्म शैक्षिक प्रशासन में एक बहुत महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है। टेररिज्म, इसका काफ़ी योगदान रहा है ना। शैक्षिक प्रशासन की परंपरावादी विचारधारा के विकास में FW टेलर की भूमिका, है ना, टेलर की भूमिका अग्रणी है। इन्हीं के नाम से टेलरिज्म है, इन्हीं के नाम से टेलरिज्म है। नीति निर्धारण एवं कार्यान्वयन अभिकरण की भूमिका पृथक पृथक होनी चाहिए। ठीक है, नीति निर्धारण एवं कार्यान्वयन की अभिकरण की भूमिका पृथक पृथक होनी चाहिए। इसी विचारधारा को आगे बढ़ाते हुए टेलर ने वैज्ञानिक प्रबंध आंदोलन को जन्म दिया। टेलर आर्थिक तार्किकता, कठिन परिश्रम, सामाजिक भूमिका तथा स्थिति में, है ना, बहुत विश्वास करता था। कर्मचारियों के बारे में उनकी राय थी कि न तो बहुत अधिक न ही कम पारिश्रमिक उन्हें दिया जाना चाहिए। इनके FMV बहुत ही प्रसिद्ध है। पहला है मैन, दूसरा है मशीन, तीसरा है मेथड, चौथा है मटेरियल और पांचवा है मनी, है ना। इनके 6 नियम हैं। समय अध्ययन नियम ये है, सभी उत्पादन कार्यों का मापन समय द्वारा होना चाहिए। कि जितने भी कार्य उत्पादन कार्य हों, जितने भी प्रोडक्ट बनाए जाएं, कार्य किया जाए बनाने के लिए, उनका समय जो है, मापन जो है समय द्वारा होना चाहिए। मतलब इतने टाइम में ये प्रोडक्ट तैयार हुआ है। गुणवत्ता को अनदेखा नहीं किया जा सका। लेकिन ये नहीं है कि इतने समय में तैयार, कम समय में तैयार करके तो खराब चीज़ कर देंगे, गलत चीज़ तैयार कर देंगे। लेकिन गुणवत्ता का भी पूरा का पूरा ध्यान रखना है। सेकंड है उत्पादन इकाई पर अधिनियम। उत्पादन इकाई पर अधिनियम। श्रम मजदूरी, उत्पादन इकाई मतलब श्रम मजदूरी निर्धारित करने हेतु समय अनुसार उत्पादक वस्तुओं की मात्रा तथा गुणवत्ता को आधार बनाना चाहिए। समय अनुसार उत्पादक वस्तुओं की मात्रा, है ना, कितनी मात्रा कितने टाइम में तैयार हो रही है, उत्पादन इकाई, इसका भी ध्यान रखना चाहिए। फिर तीसरा है नियोजन तथा निष्पत्ति की पृथकता का अधिनियम। जो मैंने पहले जो बेस बताया था उसी में थी, ये भी जो सेंटेंस उसी में थे, उसी में से निकाले हैं मैंने उनको पॉइंट वाइज। नियोजन तथा निष्पत्ति की पृथकता का, नियोजन मतलब प्लानिंग करना, और फिर उसको उनकी परफॉर्मेंस देखना, कार्यान्वयन करना, लक्ष्य को प्राप्त करने का, है ना। परफॉर्मेंस मतलब जो कार्य हमने निश्चित किया था, प्लानिंग जिस कार्य की हमने बनाई थी कि ये कार्य होगा, इतने समय में कार्य होगा, इतने लोग कार्य करेंगे, क्या वो परफॉर्मेंस पूरी हुई है निश्चित समय में। तो इस चीज़ को जो है पृथकता का अधिनियम, इन दोनों को हम अलग अलग रूप में देखेंगे। फिर फोर्थ है कार्य के वैज्ञानिक विधि का अधिनियम। कार्य के वैज्ञानिक विधि कि कार्य जो है सिस्टमेटिक वे में होना चाहिए, सिस्टम से होना चाहिए। कि जब पहले जैसे प्लानिंग करेंगे, फिर क्या है उसके और कोऑर्डिनेटिंग करेंगे, और पहले प्लानिंग करेंगे, फिर ऑर्गेनाइजेशन करेंगे, फिर कोऑर्डिनेट करेंगे। मतलब इस तरह से हम क्या करेंगे, उसको साइंटिफिक वे हमारा होना चाहिए, स्टेप बाय स्टेप हमें कार्य को करना चाहिए। फिर है इसमें जो है व्यवस्थापक नियंत्रण अधिनियम। इसमें नियम पूर्वक कार्य चलाने वाला, नियंत्रित या प्रशासित करने के लिए जिम्मेदार एक ऐसी संगठनात्मक संरचना है जो कर्मचारियों को उनके कौशल और विशेषज्ञता के आधार पर अलग अलग विभागों या तीनों में विभाजित करती है, या क्या टीमों में विभाजित करती है। ये होता है उत्पादन, जैसे उत्पादन करना, मार्केटिंग करना, बिक्री का, मानव संसाधन, ये सब चीज़ें ना। मानव संसाधन जो जितने भी होते हैं, कर्मचारी, मानव संसाधन कौन से आ जाते हैं, कर्मचारी वगैरह जितने भी आते हैं, है ना, सारे मजदूर से लेकर के हायर क्लास तक सब मानव संसाधन में आते हैं। तो कार्यात्मक व्यवस्था ये हो गया। अब है कार्यात्मक व्यवस्था किसे कहते हैं? ये संगठित व्यवसाय है। उद्योग या अर्थव्यवस्था के कार्यबल में शामिल लोगों का एक समूह या मानव पूंजी भी है। मानव पूंजी भी कौन सा? कार्यात्मक व्यवस्था। जो कार्यात्मक कार्य करेंगे कौन? मनुष्य ही करेंगे ना कार्य। मशीन भी करती है, मतलब मनुष्य भी करते हैं। मनुष्य मशीनों को चलाते हैं। अभी तक रोबोट तो नहीं आए ना चलाने वाले, आए भी हैं लेकिन ज़्यादा नहीं आए हैं, कमी मात्रा में आए हैं। तो क्या नाम कार्य, अब AI जैसे AI का अब बढ़ रहा है ना आने का, तो वो भविष्य में हो सकता है ये काम मशीन ही करें, है ना। तो उद्योग का अर्थव्यवस्था के कार्यकाल में शामिल लोगों का समूह यह मानव पूंजी भी है जो व्यक्तियों में मौजूद ज्ञान और कौशल को दर्शाती है। ठीक है, किसमें? कार्यात्मक व्यवस्था अधिनियम में क्या करेंगे? मानव संसाधन विभाग कर्मचारियों को खोजने, उन्हें काम पर रखने,
प्रशिक्षण करने, कर्मचारी संबंधों को देख रेख करने और लाभ कार्यक्रम का प्रबंध करने के लिए जिम्मेदार होता है। कौन? कार्यात्मक व्यवस्था अधिनियम, है ना। उनको कार्यों पर रखना, उन्हें फिर प्रशिक्षण भी देना, फिर उनके संबंधों की भी देखभाल करना, फिर कर्मचारी जो लाभ कर्मचारियों है ना, और लाभ कर्मचारियों का प्रबंधन करने के लिए जिम्मेदार होता है ना। फिर इसके कुछ प्रिंसिपल्स भी हैं स्टूडेंट्स, इसके जो साइंटिफिक मेथड भी हैं, प्रिंसिपल्स भी हैं इसके कुछ। डेवलप ए साइंस फॉर ईच एलिमेंट ऑफ वर्क, कार्यों को छोटे छोटे हिस्सों में बांट करके कार्य करना है, कार्यों को छोटे छोटे हिस्सों में बांट कर करना है। फिर साइंटिफिकली सिलेक्ट, ट्रेन एंड टीच एंड डेवलप द वर्कर, ये मैंने अभी बताया आपको, ये इसमें आ गया सारा, ठीक है। फिर कोऑपरेट विद वर्कर, फिर उनके साथ में कोऑपरेट करना, यानी कि उनकी कोई प्रॉब्लम हो उन सबको समझना और उसके अकॉर्डिंग ही अपने व्यवहार को परिवर्तित करना होता है। डिवाइड द वर्क एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी, वो कार्यों को मतलब उनकी योग्यता के अनुसार कार्यों को उनको बांटना होता है, ठीक है। इसको बोलते हैं डिवाइड एंड वर्क रेस्पॉन्सिबिलिटी। फिर इसके जो है दो पक्ष हैं, सामाजिक पक्ष और आर्थिक पक्ष। सामाजिक पक्ष में क्या कहते हैं? मालिक और मजदूर के संघर्ष भी कम होते हैं, मालिक और मजदूर में संघर्ष भी कम होते हैं इसमें सामाजिक पक्ष में, तो दोनों सहयोग से काम करते हैं। ये दोनों एक बेनिफिट है, ये तो मतलब इन्होंने अच्छी बात कही है कि मालिक और मजदूर में संघर्ष कम होंगे, अच्छे संबंध होंगे, तो अच्छी बात है। आर्थिक पक्ष में क्या कहते हैं? पूंजीपति वर्ग व सर्वहारा वर्ग दोनों को ही लाभ होगा। आर्थिक पक्ष में बिल्कुल सही है इनका, अर्थात आय की जो असमानता है कुछ हद तक दूर होती है। लेकिन इसकी एक आलोचना भी है। आलोचना क्या है? वो ये है कि वैज्ञानिक प्रबंध विधि अपनाई गई है, वैज्ञानिक प्रबंध विधि अपनाई गई, लेकिन ये मजदूरों के हक में नहीं थी। ये केवल जो है मालिकों को ज़्यादा बेनिफिट पहुंचाने वाली थी और जो है मजदूरों के हक में नहीं थी। केवल इसकी यही आलोचना है। तो एक बार पढ़ भी लेते हैं इसको। वैज्ञानिक प्रबंध विधि अपनाई गई और वैज्ञानिक व्यवस्था से लाभ उठाकर ही मालिकों ने अपनी पूंजी दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ानी शुरू की। यदि कर्मचारियों के उत्पादन की वृद्धि के, है ना, उन अनुपात में उनका वेतन बढ़ा दिया जाता है ना, जैसे कि उनकी मतलब मालिकों की जो इनकम मोटी बढ़ रही थी, लेकिन उसी अनुपात में कर्मचारियों का जो है वेतन नहीं बढ़ाया गया, इसीलिए इसको जो है वृद्धि के अनुपात में ही उनका वेतन बढ़ा दिया जाता, तो टेलर की योजना श्रमिकों के लिए वरदान सिद्ध होती, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ये इसकी एक आलोचना है। अब आते हैं हम शैक्षिक प्रशासन। शैक्षिक प्रशासन है क्या? तो हम शैक्षिक प्रशासन को स्टूडेंट्स थोड़ा सा एक सिंपल वर्ड्स में पढ़ लेते हैं, बिना इनकी डेफिनेशन को बताए, मतलब एक किसी भी विद्वान की डेफिनेशन के उस आधार पे थोड़ी सी अपने आप बनाई हुई एक डेफिनेशन है, वो हम कर लेते हैं। शिक्षा के संगठन में होने वाली क्या गतिविधियों, क्या होगा? शैक्षिक प्रशासन की शिक्षा के क्षेत्रों में संगठन में होने वाली गतिविधियों, जैसे कि मानवीय संबंध या फिर पॉलिसी या शिक्षण विधियों, है ना, उचित मार्ग, संगठन में होने उचित कार्य लेना, इनसे मानवीय संबंधों का ध्यान रखना, और जो मानवीय संसाधन होंगे उनसे उचित मात्रा में काम लेना, है, उचित मात्रा में सही तरीके से काम लेना, शिक्षण क्रियाओं का उचित ध्यान देना, फॉर अचीविंग द पर्पज ऑफ प्रोग्राम ऑफ एन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के प्रोग्राम को पर्पज को अचीव करने के लिए हम इन सब चीज़ों का ध्यान रखना होता है ना, इसमें जो है बजटिंग भी आ जाती है, कोऑर्डिनेशन भी आ जाता है, डायरेक्टिंग भी आ जाती है, कोऑपरेशन भी आ जाता है, ठीक है, कोऑर्डिनेशन कंट्रोलिंग भी आ जा सकती है। पोस्ट कोड आपने पढ़ाई होगा, मैंने पिछले सेशन में आपको पोस्ट कोड पढ़ाया था, वो एडमिनिस्ट्रेशन का ही हिस्सा था। तो स्टूडेंट वो आपने ध्यान से पढ़ा होगा, तो पिछले सेशन में, पिछली वीडियो में आप देख सकते हैं मेरी प्लेलिस्ट खोल करके, उसमें ये था। तो पहले अब ये आ जाता है हमारा कि मुझे एडमिनिस्ट्रेशन के जो है फीचर्स इसके जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसके फीचर्स कौन कौन से हैं। एडमिनिस्ट्रेशन एज ए प्रोसेस है, कोई भी एडमिनिस्ट्रेशन एज ए प्रोसेस है कि भाई शैक्षिक प्रशासन जो प्रोसेस किस पे करेगा, बहुत सारे मानव, जहाँ बहुत सारे मानव हैं, मानव भी है, मशीन भी है, पैसा भी है, सब कुछ है, तो वहाँ प्रोसेस तो स्टार्ट होगी। प्रोसेस तो कोई ना कोई प्रोसेस तो करेंगे ना, जब सब इकट्ठे होंगे तो कोई ना कोई प्रोसेस होगी। तो एडमिनिस्ट्रेशन एज ए ब्यूरोक्रेसी, है ना, ब्यूरोक्रेसी का मतलब क्या है? इसमें यह है कि ब्यूरोक्रेसी इज व्हेन स्टेट ऑफिशियल मेक्स मोस्ट ऑफ द मेजर डिसीजंस रादर देन इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स। तो ये होता है, क्या होता है? ये ब्यूरोक्रेसी होती है। तो उसमें एडमिनिस्ट्रेशन एज ए ब्यूरोक्रेसी, एडमिनिस्ट्रेशन एज ए प्रोसेस, ये दो इसके रूप हो गई। फिर आ जाती है बात, मैक्स वेबर ने क्या कहा, है ना, मैक्स वेबर ने कहा इसका स्पेशलाइजेशन एंड डिवीजन ऑफ लेबर, वो मैंने पढ़ा दिया। डिवीजन ऑफ लेबर के बिना काम ही नहीं चलता है किसी उसमें। हायरार्चिकल अथॉरिटी स्ट्रक्चर की नीचे वाले ऊपर वाले को
क्या क्या इन्फॉर्म करेंगे, ये हायरार्चिकल होती है, नीचे वाले ऊपर वालों को इन्फॉर्म करते हैं। फिर आते हैं रूल्स एंड रेगुलेशंस। हर व्यक्ति को जो भी संस्था में काम करता है उनको वहाँ के रूल्स और रेगुलेशन मानने ही होते हैं। टेक्निकल कॉम्पिटेंस एंड गाइडेंस, टेक्निकल नॉलेज उनको देनी होती है। इम्पर्सनल इन्वायरमेंट की वो मानते थे मैक्स वेबर कि इम्पर्सनल नहीं, मतलब इम्पर्सनल होना चाहिए। प्रोफेशनल लाइफ होती है, पर्सनल लाइफ पर्सनल, इन दोनों को अलग अलग होना चाहिए। फिर है स्टैंडर्ड ऑफ फॉर्मल रिटन कम्युनिकेशन, ए स्टैंडर्ड ऑफ फॉर्मल रिटन कम्युनिकेशन, ठीक है। फिर जो है आ जाता है, अब इसकी एक दो अप्रोच और है इसमें स्टूडेंट्स, ह्यूमन रिलेशन अप्रोच टू एडमिनिस्ट्रेशन। इसमें क्या है कि मानव से संबंध को इम्पोर्टेंस दी जाती है, किसमें, ह्यूमन रिलेशन अप्रोच में एडमिनिस्ट्रेशन, कि जितना आपस में मालिक मजदूर हो, टीचर्स हो, प्रोफेसर्स हो, या एडमिनिस्ट्रेटर हो, या फिर नीचे प्यून्स वगैरह हो, इन सब के बीच में कोऑर्डिनेशन सही होना चाहिए, उनका आपस में मतलब एक दूसरे के साथ व्यवहार बहुत अच्छा होना चाहिए। ये है ह्यूमन रिलेशनशिप। नया है हॉथॉर्न एक्सपेरिमेंट। ये क्या है, ये कहते हैं कि जो है हॉथॉर्न स्टडी कहते हैं कि ये जो है दिस एक्सपेरिमेंट्स वर कंडक्टेड इन हैज़ प्लांट ऑफ वेस्टर्न इलेक्ट्रिक कंपनी। स्टडी stated that there is an increase in the performance of individual who are noticed, watched and pay attention to by supervisor in short। कि हमें किस पे ध्यान देना चाहिए, हमें ये कहते हैं कि परफॉर्मेंस ऑफ द इंडिविजुअल परफॉर्मेंस पर ध्यान देना चाहिए कि ये आदमी क्या कर रहा है। तो हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि ये व्यक्ति बहुत अच्छा कार्य कर रहा है, तो हमें इसकी तनख्वाह बनानी चाहिए, इसके कार्य करने के मतलब को अप्रिशिएट भी करना चाहिए, मतलब हम उसको बहुत अच्छी तरह से उसको ध्यान देना चाहिए, उनको अटेंशन देनी चाहिए, पे भी बढ़ानी चाहिए उनकी, ठीक है। और ये जो है अब आ गया ऑर्गेनाइजेशनल कॉम्प्लायंस। ऑर्गेनाइजेशनल कॉम्प्लायंस में क्या हो गया, पॉलिसी कॉम्प्लायंस। इसमें क्या करते हैं कि क्या कहते हैं कि it pertains to internally set goals by an organization to encourage and empower employees to follow its own standard rules and ethical practice। ethical क्या नियम कानून है ना, क्या नियम है, उन सबको क्या करना चाहिए उन सबको इंटरनली सेट गोल्स है ना, सेट गोल्स पॉलिसी कंप्लायंस मतलब हमें गोल निश्चित करने चाहिए कि क्या रूल्स रेगुलेशन है इसकी, है ना। रेगुलेटरी कंप्लायंस, फिर उनको चलाने के लिए रेगुलेटरी मतलब उनको चलाना कैसे है, फिर पॉलिसीज को कैसे निर्वाह करना है उनका, है ना। ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट में क्या होगा कि ऑन गोइंग इंप्रूवमेंट, कि क्या चल रहा है इंप्रूवमेंट, इसको देखना है। ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट में 4 बताए ना इसके, ह्यूमन रिलेशनशिप हो गया, हॉथॉर्न एक्सपेरिमेंट हो गया, ऑर्गेनाइजेशन कॉम्प्लायंस हो गया, ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट होगा। ऑन गोइंग इंप्रूवमेंट कि किस जब हम उसमें काम कर रहे हैं तो उसका डेवलपमेंट कितना हो रहा है, अच्छा डेवलपमेंट होता है, इसका मतलब कि कार्यशैली सब वर्कर्स की क्या कार्यशैली बहुत अच्छी है, सारा काम बहुत अच्छे से हो रहा है। बेटर ऑफ इंक्रीज कम्युनिकेशन, आपस में जब बातचीत हम अच्छी तरह जब हम कम्युनिकेट अच्छे से करते हैं, हम अपनी बात दूसरों को समझा सकते हैं, तो वहाँ भी ये डेवलपमेंट में इंक्रीज करते हैं, इसको डेवलपमेंट इंक्रीज ही करता है ये। एम्प्लॉय डेवलपमेंट, और जो कार्य वहाँ करते हैं एम्प्लॉय एज ए टीचर, एज ए प्रोफेसर, या फिर फैक्ट्री का संदर्भ लेना तो फैक्ट्री में होते हैं वो जो मैनेजर वगैरह होते हैं उनका डेवलपमेंट, या नीचे वाले जो होते हैं जो नीचे से लेकर ऊपर तक जितने भी एम्प्लॉय होते हैं उन सबका डेवलपमेंट। प्रोडक्ट एंड सर्विस इंप्रूवमेंट, जो प्रोडक्ट बनता है उनको भी उनका डेवलपमेंट कैसा हो रहा है, पहले कैसे बनते थे अब कैसे बन रही है, अब भविष्य में कितने अच्छे बनेंगे, इनका ध्यान रखना था। इंक्रीज प्रॉफिट, तो प्रॉफिट में इंक्रीजमेंट तो होगा ही, जब प्रोडक्ट अच्छा तैयार होगा तो प्रॉफिट होगा इंक्रीजमेंट। इस तरह छात्र जब अच्छे पढ़ के निकलेंगे तो वहाँ पर जो है और बच्चे ज़्यादा एडमिशन लेंगे तो उसको इंस्टीट्यूशन का प्रॉफिट ही होगा, ठीक है। द डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्लाइमेट, अब क्लाइमेट ये हो गया ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट का से क्या मतलब है, उससे मतलब यह है प्यूपिल ओरिएंटेड, एक तो हो गया प्यूपिल ओरिएंटेड क्लाइमेट, वो एक हो गया रूल ओरिएंटेड कि प्यूपिल ओरिएंटेड जहाँ लोगों को ज़्यादा महत्व दिया जाता हो, रूल ओरिएंटेड जहाँ कानून मतलब सबसे ऊपर रूल को ही रखा जाता हो। फिर होता है कि इनोवेटिव ओरिएंटेड की जो जहाँ नई नई टेक्निक्स को ही उसमें इस्तेमाल करने पे जोर दिया जाता हो ऑर्गेनाइजेशन में। गोल ओरिएंटेड एक होता है गोल ओरिएंटेड जिसमें कि हमें केवल अपना उद्देश्य पूरा करना है, बाकी चीज़ों को हम मतलब कम उसमें रखते हैं, नज़रअंदाज तो हम नहीं कह सकते इस चीज़ को, लेकिन कम उसमें रखते हैं अपनी प्रायोरिटी में। पहली प्रायोरिटी हमारी गोल ओरिएंटेड होती है। तो ये हो गए हमारे स्टूडेंट्स, थोड़ा सा हमने जो है एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में पढ़ लिया। पोस्ट कोर को आप बहुत अच्छे से आप पढ़ लीजिएगा, है ना। पोस्ट कोर को उसमें आप बहुत अच्छे से एडमिनिस्ट्रेशन को समझ पाएंगे। अब हमारे जो है हमने क्वेश्चन कर लिए थे कितने, पहली बार पिछले सेशन में हमने क्वेश्चन कर लिए थे कितने 80 तक शायद हमने कर लिए थे, 80 तक कर लिए थे हमने, है ना। 81 पे आ जाते हैं। आइडेंटिफाई द सीक्वेंस ऑफ डाटा एनालिसिस स्टेप्स इन क्वालिटेटिव रिसर्च। क्वालिटेटिव रिसर्च और
एक और बता देती हूँ, क्वालिटेटिव रिसर्च, इंस्ट्रक्शन डिजाइन और फ्लेंडर्स इंट्रोडक्शन कैटेगरी सिस्टम। ये 3 टॉपिक में स्टेप बाय स्टेप, मतलब तीनों टॉपिक पहले सेशन में एक टॉपिक, दूसरे सेशन में दूसरा टॉपिक, धीरे धीरे करके मैं ये तीनों टॉपिक आपको कराऊंगी नेक्स्ट सेशन में, ठीक है। तो अब हम कर लेते हैं क्या, क्वेश्चन आंसर कर लेते हैं। तो आइडेंटिफाई द सीक्वेंस ऑफ डाटा एनालिसिस स्टेप्स इन क्वालिटेटिव रिसर्च में आपको क्यों कराऊंगी, क्योंकि ये इसमें आया हुआ है। आपको थोड़ा सा 2-3 पेज का इसको मुझे समझाना ही है, आपकी क्वालिटेटिव रिसर्च होती क्या है। तो लेबलिंग द सेगमेंट विद कोड्स, डाटा ट्रांसक्रिप्शन, कोलैप्सिंग कोड्स इनटू थीम्स, रीडिंग थ्रू डाटा, डिवाइडिंग टेक्स्ट टू सेगमेंट्स। तो इनमें से सही कौन सा है स्टूडेंट, सही है BDEAC। BDEAC। तो ए हिंदी में देखते हैं, पहले इसको हिंदी में देख लेते हैं। कूट के साथ घटकों का, हिंदी में आपको शायद इतना समझ में नहीं आएगा तो कोई बात नहीं, बोल देती हूँ। कूट के साथ घटकों पर लेबल लगाना, आंकड़ों का लिपिकरण करना, कूट को शीर्षकों में समाहित करना, आंकड़ा आधारित व्याख्या करना, डिवाइडिंग टेक्स्ट टू सेगमेंट, पाठ को खंडों में विभाजित करना। तो ये इसका उत्तर हो जाएगा BDEAC, यानी कि डाटा ट्रांसक्रिप्शन। पहले तो आंकड़ों का लिपिकरण करेंगे, हम लिपिबद्ध करते हैं किसी भी चीज़ को, हम बनाते हैं, कोई लिखते हैं, कुछ भी लिखते हैं तो लिपिबद्ध करते हैं ना। उसके बाद हम क्या करेंगे, आंकड़ों पर आंकड़ा आधारित क्या करेंगे, व्याख्या करेंगे, आंकड़ा आधारित व्याख्या करेंगे। हो गया D। फिर हो जाएगा आपका E, डिवाइडिंग टेक्स्ट टू सेगमेंट्स, पाठ को खंडों में विभाजित करेंगे। फिर आ गया आपका A, लेबलिंग द सेगमेंट विद कोड, और फिर आ गया आपका C, कोलैप्सिंग कोड्स इनटू थीम्स, कोड को शीर्षकों में समाहित करना। तो ये हो गया आपके गुणात्मक शोध में आंकड़ा विश्लेषण के चरणों का क्रमबद्ध क्रम। इस तरीके से हम जब आंकड़ा गुणात्मक जब हम रिसर्च करेंगे और उसमें आंकड़े इकट्ठा करेंगे, तो हम उसको इकट्ठा करके स्टेप बाय स्टेप कैसे लगाएंगे, क्रम में कैसे लगाएंगे। तो ये क्वेश्चन था और ये इसका आंसर था। अब आ गया 82, अकॉर्डिंग टू फ्लेंडर्स इंट्रोडक्शन कैटेगरी सिस्टम, अरेंज द फॉलोइंग वर्बल behaviors in a sequence for its encoding। फ्लेंडर्स अंत्यक्रिया श्रेणी व्यवस्था के अनुसार निम्नलिखित मौखिक व्यवहारों को उनकी कूटबद्धता के लिए एक क्रम में लगाइए। लेक्चर हो गया, आस्क क्वेश्चन हो गया, गिव डायरेक्शन हो गया, एक्सेप्ट और यूजेस आइडियाज ऑफ पीपल हो गए, प्रेज और डिस्करेजेस हो गया। यानी कि पहला है व्याख्या, दूसरा है प्रश्न पूछना, तीसरा निर्देश देना, चौथा है शिष्यों के विचारों या उपयोग करना, विचारों का उपयोग करना, स्वीकार करना, प्रशंसा करना या प्रोत्साहित करना। इनको आपको जनरल नॉलेज से नहीं लगाना है स्टूडेंट्स, या आप गलती हम कर देते हैं, हमें लगता है कि ये सही होगा, लेकिन ऐसे में हमें ऐसे नहीं लगाना है। इनको केवल देखना है कि फ्लेंडर्स इंट्रोडक्शन कैटेगरी में हमने इनको कैसे है, उसी के आधार पर हमें इनका आंसर देना है। तो इसका आंसर है EDBAC। ई प्रेज और डिस्करेजेस, D एक्सेप्ट और यूजेस आइडियाज ऑफ पीपल, B आस्क क्वेश्चंस, A लेक्चर्स और C गिव्स डायरेक्शंस। ये इसका इंट्रोडक्शन की एक पूरी वो है, मैं बनवाऊंगी, आपको कराऊंगी, ये वाला भी है ना। मैंने अपनी लिस्ट में इन तीनों का भी नाम डाल दिया है, क्वालिटी रिसर्च का और इनका फ्लेंडर्स इसका, और जो है इंस्ट्रक्शन डिजाइंस। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं तीनों स्टूडेंट्स, इनको मैं जरूर आपको कराऊंगी। अब हो गया, नेक्स्ट आ गया 83, अरेंज द स्टेप्स ऑफ मॉडल ऑफ इंस्ट्रक्शन डिजाइनिंग डेवलप्ड बाय हेनरिच एंड मोलेंडा इन द करेक्ट सीक्वेंस। ये हमें जब इंस्ट्रक्शन डिजाइन को करेक्ट सीक्वेंस में लगाना पड़ता है, तो हमें उनके विद्वान जो उनके वो होते हैं उनके अकॉर्डिंग ही हमें लगाना पड़ता है, ठीक है। जैसे कि हेनरिच और मोलेंडा के अकॉर्डिंग, फिर कोई दूसरे का भी विद्वान का भी नाम आ सकता है इसमें, तो उनके अकॉर्डिंग हमें लगाना है। हमें अपने हिसाब से नहीं लगाना है कि हमें क्या अच्छा लग रहा है, हमें उनके अकॉर्डिंग उनका देखना है कि उन्होंने कैसे कैसे उनको स्टेप बाय स्टेप बताया है। तो पहला तो है स्टेट, B है इवेल्युएट मूल्यांकन करना, C है रिक्वायर आवश्यकता, D है एनालिसिस विश्लेषण, E है यूटिलाइज उपयोग करना। तो इनको सही आंसर हम ये ऐसे लगाएंगे स्टूडेंट्स। सही जो इसका आंसर है वो है A, DAECB, DAECB। तो D कौन सा है, विश्लेषण। सबसे पहले हम क्या करेंगे, विश्लेषण करेंगे इनके अकॉर्डिंग। इंस्ट्रक्शन डिजाइन जब हम करेंगे, जब हम इंस्ट्रक्शन डिजाइन क्या होता है, इंस्ट्रक्शन डिजाइन हम इंस्ट्रक्शन देते हैं ना, जैसे टीचिंग करते हैं ऐसे ही इंस्ट्रक्शन भी होता है। हालांकि दोनों अलग अलग है, लेकिन मैं थोड़ा सा सिंपल में बता रही हूँ कि जब इंस्ट्रक्शन देते हैं तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम करते हैं विश्लेषण,
कि हमारे पास हम देना क्या इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, तो क्या क्या निर्देशन दे रहे हैं, इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, निर्देशन दे रहे हैं, तो विश्लेषण करेंगे ना हमें क्या देना है। तो विश्लेषण आ गया सबसे पहले, फिर बताना, विश्लेषण कर लिया हुआ, हमें क्या बताना है, प्लानिंग टाइप मतलब विश्लेषण, और फिर हमने इसको क्या किया, बता दिया उसको। फिर है आवश्यकता, आप देखेंगे कि बता दिया हमने आवश्यकता, इस चरण मतलब बताने के बाद में हमें आवश्यकता कितनी चीज़ों की पड़ेगी, वो आवश्यकता पूरी करते हैं, फिर मूल्यांकन करते हैं। जब हम आवश्यकता पूरी हो जाती है तो फिर हमको करते हैं मूल्यांकन, ठीक है। तो ये हो गया। अब आ गया 84, आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑर्डर फ्रॉम द फॉलोइंग प्रोसेस थ्रू 6 सिग्मा क्वालिटी इनिशिएटिव मैनेजमेंट स्टडी। 6 सिग्मा मैंने पहले ही सेशन में आपको करा दिया है, उसको बहुत अच्छी तरह से देखना पढ़ना और आपकी समझ में बहुत अच्छी तरह से आ जाएगा, और ये क्वेश्चन भी आप इस तरह से हल कर लोगे। ये है कि फाइंडिंग, पहला है फाइंडिंग द रूट कॉजेज ऑफ डिफेक्ट्स इन द प्रोसेस एंड टू रिड्यूस सच डिफेक्ट्स। फिर है कलेक्टिंग रेलिवेंट डाटा टू मेजर द की aspects of the current process. C है implementing enhancement of the current process based upon data analysis. D है explaining the expectation of the customer. E है ensuring the consistency of improvement of the current process. अब हिंदी में इनको पढ़ लेते हैं। त्रुटियों के भूल कारणों का पता लगाना और इस प्रकार के त्रुटियों में कमी लाना, ठीक है। फिर हो गया बी में वर्तमान प्रक्रियाओं के मुख्य पक्षों के मापन के लिए प्रासंगिक आंकड़ों को एकत्रित करना। फिर है आंकड़ों के विश्लेषण के आधार पर वर्तमान प्रक्रिया के संवर्धन को क्रियान्वयन करना। फिर है ग्राहक की अपेक्षा को समझना, वर्तमान प्रक्रियाओं में सुधार की सततता सुनिश्चित करना, ये है ई। तो स्टूडेंट्स आप देखिए आप कि सिग्मा में क्या है, तो गुणवत्ता पहल प्रबंधन रणनीति के माध्यम से गुणवत्ता हमें किसी की देखनी है, तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे जब भी हमें किसी गुणवत्ता देखनी है ना, कस्टमर ने यूज़ किया है, कितना यूज़ किया है, तो हम यहाँ आ जाएंगे ग्राहक की अपेक्षाओं को समझना। गुणवत्ता जब भी तो हमें ग्राहक को चाहिए क्या, जब अगर हमें ये पता है तभी तो गुणवत्ता का ध्यान रखेंगे हम। फिर आ गया सबसे पहले आ गया डी, फिर आ गया आपका जो है बी कौन सा है, बी है कलेक्टिंग रेलिवेंट डाटा टू मेजर द की एस्पेक्ट ऑफ द करंट प्रोसेस, ठीक है। वर्तमान प्रक्रियाओं के मुख्य पक्षों के मापन के लिए प्रासंगिक आंकड़ों का फिर हम सामान इकट्ठा करेंगे, आंकड़ों या इसमें शिक्षा में आंकड़े इकट्ठे करेंगे, ठीक है। तो फिर आ गया त्रुटियों के मूल कारणों का पता लगाना, इस प्रकार के त्रुटियों में कमी लाना। फिर हम देखेंगे कि आंकड़े इकट्ठे कर लिया, अभी देखेंगे कि किन चीज़ों को मिलाने से गलत प्रोडक्ट बनता है, किन चीज़ों को मिलाने से अच्छा प्रोडक्ट मिलता है, तो त्रुटियों के मूल कारणों का हम पता लगाएंगे। फिर आ गया सी, आंकड़ों को विश्लेषण के आधार पर वर्तमान प्रक्रिया के संवर्धन क्रियान्वित करना। आंकड़ों को विश्लेषण के आधार पर विश्लेषण करके उनके आधार पर क्या करेंगे, हम वर्तमान प्रक्रिया के संवर्धन क्रियान्वित करना, उनको बढ़ाएंगे। जो हमें लगेगा कि हाँ इन चीज़ों को इस्तेमाल करके ये प्रोडक्ट बहुत अच्छा बन रहा है, तो हम उन्हीं चीज़ों को इस्तेमाल करना, अधिक मात्रा में इस्तेमाल करेंगे। ये तो ऑब्वियसली बात है ना। वर्तमान नेक्स्ट हो गया वर्तमान प्रक्रियाओं में सुधार की सत्ता निश्चित करना। वर्तमान प्रक्रियाओं में सुधार की सत्ता सुनिश्चित करना, तो ये कौन सा हो गया हमारा ई कौन सा है, ये है एंश्योरिंग द सस्टेंसेस ऑफ इम्प्रूवमेंट ऑफ द करंट प्रोसेस। एश्योरेंस वाला मैंने पढ़ाया था ना, गुणवत्ता में ये एश्योरेंस वही है ये एंश्योरिंग द सस्टेंस ऑफ इम्प्रूवमेंट ऑफ द करेक्ट प्रोसेस। फिर आ गया आपका 85 क्वेश्चन, वो कौन सा है, अरेंज द फॉलोइंग इन असेंडिंग ऑर्डर अकॉर्डिंग टू देयर ईयर्स। असेंडिंग मतलब नीचे से लेके ऊपर तक, असेंडिंग डिसेंडिंग होता है नीचे की तरफ, ऊपर से लेके नीचे की तरफ, असेंडिंग है नीचे से लेके ऊपर की तरफ। सबसे पहले कौन सा जो आया था अधिनियम आया था, है ना, वो देखते हैं। अब इसमें दे रखे हैं 5 दे रखे हैं। RPWD एक्ट सुना ही होगा इसका नाम, कॉम्प्रिहेंसिव एक्शन प्लान ऑन इंक्लूसिव एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन एंड यूथ विद डिसेबिलिटीज सेकंड है। सी में NT एक्ट है। डी में नेशनल पॉलिसी फॉर पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज है। डी में ई में है RCI एक्ट और RPWD एक्ट से तो आप परिचित होंगे ही हैं, फिर भी हम थोड़ा इनके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं, है ना। तो पहले सबसे पहले क्या आएगा, ई RCI एक्ट। ये कब आया था, RCI एक्ट आया था, है ना। ये है ना रिहेबिलिटेशन काउंसिल, वो रिहेबिलिटिंग ये जो है आया था ना RCI अधिनियम, ये आया था पुनर्वास इंडियन काउंसिल, ठीक है, इंडियन काउंसिल, यह आया था 1992 में। NT अधिनियम आया था, राष्ट्रीय न्यास अधिनियम, ये आया था 99 में। दिव्यांग बच्चों और युवाओं के लिए समावेशी शिक्षा पर व्यापक कार्य योजना आई 2005 में। राष्ट्रीय दिव्यांगजन नीति 2006 में आई थी, ठीक है। डी कौन सा, नेशनल पॉलिसी फॉर पर्सन्स विद डिसेबिलिटी, ये आई थी 2006 में। और RPW एक्ट सबको ही पता है और होना भी चाहिए, 2016 में RPW एक्ट आया था। ये जो सबसे पहले दे रखा है ये सबसे लास्ट वाला था, ये 2016 में आया था, ठीक है। सबसे पहले आया था भारतीय पुनर्वास परिषद 1992 में। RCI एक्ट
RCI एक्ट ये आया था सबसे पहले। तो ये सबसे पहले, ये सबसे यानी कि जो ई में है वो सबसे पहले और जो ए में है वो सबसे लास्ट में। तो ये इसका आंसर ये सही है स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स आपको मेरा जो आज का सेशन है कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, सब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और आज के लिए बस इतना ही। अब मैं आपके लिए बहुत अच्छे टॉपिक, आप मुझे बताइएगा कि मैं कैसे कैसे टॉपिक आपके लिए तैयार करूँ। मुझे तो तीन इसमें जब तीन ही टॉपिक का जिक्र इसमें आया, इन क्वेश्चंस में आया, तो मैंने तीनों ही अपनी प्रायोरिटी में रख लिए हैं। तो इनको मैं करा, जैसे कि 5-10 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन या 5 क्वेश्चन, उसके साथ में एक बहुत ही जो कहते हैं उसको कि बहुत ही मतलब कि आने वाला जो टॉपिक जो जिसका बहुत ज़्यादा वो हो, आने का चांसेस ज़्यादा हो, वो टॉपिक जो है मैं इसमें लिख लेती हूँ। मैं फिर मैं उनको आपको टॉपिक को बताती हूँ। तो स्टूडेंट्स आज के लिए बस इतना ही, और कल फिर मिलेंगे इसी समय यहीं पर इसी समय, और अच्छे टॉपिक्स के साथ जो आपको पढ़ने हैं और मुझे पढ़ाने हैं। और स्टूडेंट्स रेस्पेक्ट योर पेरेंट्स, रेस्पेक्ट योर टीचर्स, अपनी सेहत का ध्यान रखिए और यूजीसी नेट की तैयारी पूरे मन से कीजिए। और बाय बाय।